करीब 9 साल की लड़की एक अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। एक घर होता है, इस घर के अंदर 2 ही सदस्य रहते हैं, माँ और बेटी। बेटी की उम्र 9 साल है के आसपास होता है और माँ का उम्र लगभग 33 साल के आसपास होता है। बेटी रोज स्कूल जाती है और माँ अपनी ड्यूटी पर जाती है। इसीलिए लड़की परेशान थी। जैसे-जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे बेटी के सब्र का बांध टूट रहा था। आखिरकार रात के जब 1 बजते हैं और 2 बजते हैं, तब लड़की जोर-जोर से रोने लगती है और उसके रोने की आवाज में पड़ोसियों तक पहुंच जाती है। पड़ोसी पूछते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो? तब लड़की बताती है कि आज मेरी माँ ड्यूटी से घर नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस रात लड़की ना तो खाना खाती है, ना तो ठीक से सो पाती है। पड़ोसी उसको तसल्ली देते हैं और उसकी माँ को तलाश करने के लिए कोशिश करते हैं। कोई संपर्क न होने के बाद पड़ोसी बताते हैं कि तुम शांति से सो जाओ, जब दिन निकलेगा तो हम तलाश करेंगे। जब दिन निकलता है तो जो महिला होती है उसके परिवार यानी कि मायके वालों से संपर्क साधा जाता है और महिला को तलाश करने की कोशिश की जाती है। महिला मिल तो जाती है, लेकिन महिला जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है, जिसका कि कोई कल्पना नहीं किया होता है। शरीर मिलता है, शरीर मिलने के बाद हाहाकार होने लगता है। यह पता चलता है कि इसका रेप हुआ है, रेप के बाद इसकी हत्या कर दी गई है। यह कहानी याद आती है जो महिला डॉक्टर होती है कोलकाता के, जिसका की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। पूरे देश यह जानना चाहता है कि आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। ठीक वैसे ही यह 9 साल के बच्ची के माँ के साथ क्या हुआ है, हर कोई यही जानना चाहता है। आज की कहानी के माध्यम से हम आपको यही बताने वाली हूँ कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ है। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का घटना है वह है उत्तराखंड जिले का उधम सिंह नगर का एक जिला है रुद्रकुंड। यहाँ के एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक जो नर्स रहती है, जो कि 30 जुलाई को अपनी ड्यूटी पूरा करने के बाद अपने घर के लिए निकलती है, लेकिन जो महिला रहती है वह दूसरे गांव की रहने वाली रहती है। इस इतने 20 से 25 किलोमीटर के आसपास की दूरी होती है, इसका घर रहता है और रोज सुबह जाती है और शाम को ड्यूटी करके घर आ जाती है। उसकी 9 साल की बेटी रहती है, जो कि उसका घर पर इंतजार करती रहती है। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि 30 जुलाई को वह ड्यूटी करके घर वापस नहीं आती है। बेटी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। बेटी को रात रो रो के गुजरते हैं, मेरी माँ कब आएगी। पड़ोसी को सूचना मिलती है, पड़ोसी इसकी सूचना उसके मायके में देते हैं और इस लड़की के मायके वाले में एक इसकी बहन रहती है, जो कि सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है। एक नजदीकी पुलिस स्टेशन में यानी कि रुद्रपुर कोतवाली में जाती है और बताती है कि उसकी एक बड़ी बहन है। उसकी बड़ी बहन एक अस्पताल में नौकरी करती है नर्स के रूप में और वह घर नहीं आई है और मेरी बड़ी बहन है, उसकी तलाशी करनी है, आप मेरा हेल्प करिए। लेकिन पुलिस यहाँ पर लापरवाही कर देती है, उतनी गंभीरता से इस केस को नहीं लेती है जितनी गंभीरता से उसको लेना चाहिए था। पुलिस ने कहा ठीक है, आप परेशान मत हो, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। उस लड़की को तसल्ली दी जाती है और यह मामला गुमशुदगी में दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस इस मामले को स्थिरता से लेती है और इसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन वह जो लड़की होती है वह शांत नहीं बैठी होती है और वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए अपने परिवार के साथ जिन जिन रास्तों से उसकी बहन गुजरी हुई रहती थी, जाती हुई रहती थी, लेकिन उस रास्ते पर जाती थी, उस रास्ते पर ढूंढने की कोशिश करती है। वहां के लोगों से उसको पूछताछ करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे 1 सप्ताह का वक्त कब निकल जाता है यह पता नहीं चलता है। आखिरकार 8 अगस्त 2024 शाम को शाम का वक्त था और उस समय पुलिस का फोन आता है कि आपका यहाँ पुलिस स्टेशन में बुलावा है और बोला जाता है कि दरअसल एक लाश मिली है। उस लाश की पहचान करना है कि कहीं यह तो आपकी बड़ी बहन तो नहीं है, यह आपकी बड़ी बहन तो नहीं है। उसकी बहन बात सुनती है और पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर एक लाश होता है, लाश में बहुत ज्यादा झाड़ियों में लाश होती है, उस झाड़ियों में तो लाश पड़ी होती है और उस लाश को पुलिस पहचान करने की कोशिश करती है और उसके परिवार से भी कोशिश कराई जाती है। उसके पास जो पर्स थे और जो उसके सामान थे उससे पहचान होता है कि यह लाश उस 9 साल की बच्ची की माँ का है और उसकी बड़ी बहन का होता है। लेकिन वह जो लाश
था वह बिल्कुल कंकाल के रूप में बन चुका था। पुलिस यह भी दावा करती है कि यह लाश को गलाने के लिए किसी केमिकल का उपयोग किया गया है, जिसने यह केमिकल लाया है, उसके लिए लाया है कि यह लाश जल्दी से गल जाए। लेकिन बात यहाँ पे यह आती है कि किसने किया है, यह केमिकल किसने डाला है, इस लड़की की हत्या किसने की है। इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे हर लोग, उसमें मरे हुए जो नर्स होती है, नर्स के परिवार के लोग, क्योंकि वह इतनी गुस्से में थे कि कई दिनों से लगातार तलाश कर रहे थे। लेकिन पुलिस इस चीज को बिल्कुल भी लापरवाही से ली थी, नहीं तो आज यह मिल गया होता। और उस घर वाले पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं, लेकिन पुलिस वाले डांट फटकार के उसके घर वालों को चुप करा देते हैं। अब पुलिस की नींद टूटी थी, पुलिस अब जागी थी। पुलिस लगभग 400 से 500 सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया था, जो कि उस रास्ते में जितने लगे हुए थे, जहां जहां से वह महिला गुजरती थी, एक सीसीटीवी में दिखाई देता है कि वह महिला ई रिक्शे से जा रही होती है, और ई रिक्शा से जब वह उतरती है तो सुनसान रास्ता होता है, वहां से वह जा रही होती है। अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा होता है। पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जो महिला का मोबाइल नंबर था वह काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उसका नंबर लिया जाता है और उसका नंबर सर्विलांस पर लगाया जाता है। इसका नंबर काम नहीं कर रहा था, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद उसका नंबर पहले तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बाद में काम करने लगा। लेकिन 2 से 3 दिन के बाद पता चलता है कि जो इसका सिम है वह उत्तर प्रदेश के जिले बरेली का एक गांव है, तुसा तुसापट्टी। दरअसल यहाँ पर एक खुशबू नाम की महिला रहती है। मोबाइल के अंदर इस खुशबू के नाम की महिला ने अपने सिम कार्ड डाला हुआ था। अब जैसे ही पुलिस इसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, तो खुशबू को लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके पति का नाम धर्मेंद्र होता है। इस मोबाइल पर एक फोन आया, पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। पता चलता है कि खुशबू को लेकर उसका जो पति है, ये इतना सुनते ही वहां से फरार हो जाता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि अब कुछ सुराग मिलेगा। पुलिस खुशबू की तलाश करने लगती है। करीब 8 दिन का समय बीत जाता है। 8 दिन के समय बीतने के बाद राजस्थान के जोधपुर में उसकी लोकेशन धर्मेंद्र की मिलती है, और धर्मेंद्र और खुशबू की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस आखिरकार वहां से उन लोगों को पकड़ लेती है। पकड़ के वापस देहरादून लेकर आती है। देहरादून लेकर आने के बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास यह मोबाइल कहाँ से आया, और इस मोबाइल में तुमने अपना सिम कार्ड कैसे डाला। तो पता चला कि इस मोबाइल का इस्तेमाल सबसे पहले उसका पति धर्मेंद्र कर रहा था, और फिर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी खुश हो जाती है, और उन्हें यह नहीं पता था कि जिस मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है वह किसी दूसरे महिला का है, और उसका वह कत्ल हो जाता है। जब इसे शक्ति से पूछा जाता है, पूछताछ किया जाता है, लेकिन धर्मेंद्र से जब शक्ति से पूछताछ किया जाता है तो धर्मेंद्र सब एक कहानी बनाता है और बताता है। जिस दिन की यह घटना होती है, रात के लगभग 8:30 का समय हो रहा था। तभी धर्मेंद्र के दिमाग में यह बात आती है कि यह ई रिक्शा से उतर के सुनसान एरिया की ओर जा रही थी। जो नर्स थी वो जा रही थी और अपने साथ एक पर्स भी ली थी। तो उसके दिमाग में यह बात आया कि पर्स में मोबाइल होगा और कुछ पैसे होंगे, जरूरत की चीजें होंगी, और मैं छीन के यहाँ से भाग जाऊंगा। वह लूटपाट की घटना को अंजाम देना चाहता था। जैसे ही नर्स सुनसान रास्ते पर जाती है, वह नर्स को दबोच लेता है और उसकी नीयत खराब हो जाती है। जब नर्स विरोध किया और विरोध जताती है, तो जो वह धर्मेंद्र रहता है उसकी बुरी तरह से उसके साथ मार पिटाई करने लगता है, और धर्मेंद्र की जो नीयत होती है वह गलत हो जाती है, और धर्मेंद्र उसको खींच के झाड़ियों की तरफ लेकर जाता है, और झाड़ियों की तरफ ले जाकर उसको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देता है। उसके साथ गंदा काम करता है, और जो भी जरूरत की चीज होती है वह वहां से लेकर निकल जाता है। निकलने के बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है 2-4 दिन, तो वह खुद उस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद वह मोबाइल अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि तुम भी इसका इस्तेमाल करो। लेकिन पुलिस मोबाइल से उसका खुलासा कर लेती है। तो यह बात कहीं ना कहीं परिवार वालों को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस झाड़ी में यह लाश मिली थी उस झाड़ी में भी परिवार के लोग ने जाकर देखा था, लेकिन उस झाड़ी के पास से भी कई लोगों का आना जाना होता था, लेकिन किसी की नजर और किसी को दुर्गंध इस लाश की नहीं आ रही थी। और
ना तो ये समझ में आ रहा था कि ये लाश इतनी जल्दी कंकाल के रूप कैसे ले लेता है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम में केमिकल का कोई खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि मजबूत केमिकल कहाँ से उसके पास आया। कई तरह के सवाल थे जो जानना चाहते थे, आखिरकार इस महिला के साथ हुआ क्या है। और जब परिवार के लोगों ने पुलिस से संपर्क किया तो यह मामला दो राज्यों से जुड़ जाता है, जहां वह नर्स नौकरी करती है और जहां वह नर्स रहती है। उत्तर प्रदेश के बिलासपुर में इन दोनों राज्यों की पुलिस एक दूसरे पर इस केस को ठोकने लगती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के झारखंड पर डालने लगती है। प्रदेश के पुलिस झारखंड के पुलिस पे डालती है, झारखंड की पुलिस उत्तर प्रदेश पे डालने लगती है और इसमें उसके परिवार और उसकी बेटी पिसने लगते हैं। पुलिस का व्यवहार बताया जाता है कि इस परिवार के साथ कुछ अच्छा नहीं था। परिवार वालों को लगातार कहना है कि साहब साहब इसकी हत्या किसी दूसरी जगह की गई है, लेकिन उसके पास मोबाइल मिला है, आपने उसको ही पूरी तरह से उलझा दिया है। हो सकता है कि इसके अंदर हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ रोल हो, या आप सही से जांच नहीं कर रहे हैं। इस मामले की जांच सीबीआई से करा दिया जाए। और जब घर के परिवार के लोग अस्पताल में जाते हैं जहां 3 साल नर्स ने नौकरी की थी, तो हॉस्पिटल के व्यवहार भी परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं था। बहरहाल ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ कर रही है और ना ही झारखंड की सरकार कुछ कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार हर जगह बुलडोजर चलाती है, लेकिन इस घटनाक्रम में किसी को कोई पता नहीं है और ना ही तो यह अखबारों की सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मालूम होता है कि कोई राजनीतिक नहीं है। जैसे कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई, इसी तरह से उसकी भी हत्या कर दी गई है। लोग अब यही इंतजार कर रहे हैं कि कोलकाता वाला केस जब सॉल्व हो जाए तब इस केस की मांग की जाएगी। हालांकि यह अभी चर्चा का विषय नहीं बना हुआ है। और उस लड़की का क्या होगा जो 9 साल की बच्ची है। परिवार के लोग इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं से उनको इंसाफ मिलने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। पुलिस वाले इस केस पर लीपापोती कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा स्टोरी और इस पे आप लोगों का क्या राय है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पुलिस भी, हमारे देश की पुलिस भी गैर जो है जिम्मेदार होती जा रही है। इस पे शिकंजा कसने की जरूरत है। थैंक